स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की वीडियो का टॉपिक है हाइपर पैरामीटर्स इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या ANN। तो कौन कौन से हाइपर पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे? हम देखेंगे हिडन लेयर्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन हिडन लेयर्स, एक्टिवेशन फंक्शंस, इपॉक्स, लर्निंग रेट, बैच साइज, ड्रॉप आउट, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स और रेगुलराइजेशन। इन सब का मीनिंग देखेंगे, क्या इनका इफेक्ट है, रियल लाइफ में हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं और हाइपर पैरामीटर्स होते क्या हैं, क्यों वो जरूरी है किसी भी न्यूरल नेटवर्क के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कि हाइपर पैरामीटर्स हैं क्या और हमें क्यों इनको अच्छे से डिसाइड करने की जरूरत है। तो किसी भी न्यूरल नेटवर्क को जब आप ट्रेन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली अपने वेट्स और बायसेस को तो एडजस्ट करता ही है ताकि उसे करेक्ट आउटपुट मिल सके। तो वेट्स और बायसेस को हम पैरामीटर्स कहते हैं और वो इसलिए लर्न किए जाते हैं ताकि आउटपुट सही हो और वो नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क खुद से लर्न करता है, उसमें हमारा या ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता। अब दूसरी क्या चीज है? दूसरी वैल्यूज है हाइपर पैरामीटर्स। हाइपर पैरामीटर्स वो वैल्यूज हैं जो ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं, ट्रेनिंग से पहले ही डिसाइड कर ली जाती हैं और वो न्यूरल नेटवर्क नहीं डिसाइड करता, वो ह्यूमंस डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली हाइपर पैरामीटर ये बताता है, या हम जो भी हाइपर पैरामीटर की वैल्यूज चूज करते हैं उससे किस पे इफेक्ट आता है कि नेटवर्क किस तरीके से लर्न करेगा और ना कि वो क्या लर्न करेगा। तो मतलब जब आप वेट्स और बायसेस यानी पैरामीटर्स की बात करते हैं तो वो न्यूरल नेटवर्क खुद लर्न करता है और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, या फिर न्यूरल नेटवर्क एक आउटपुट देता है जो उसके वेट्स और बायसेस हैं। अगर वेट्स और बायसेस की वैल्यू सही नहीं है तो हम वेट्स और बायसेस को ट्रेनिंग के टाइम पे दोबारा से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और वो न्यूरल नेटवर्क खुद से करता है। लेकिन अगर हमारे ये डिसाइड करना है कि नेटवर्क किस तरीके से लर्न करेगा, क्या वो फास्ट पूरा डेटा प्रोसेस करेगा, क्या वो धीरे धीरे स्टेप वाइज प्रोसेस करेगा, वो किस चीज का एम लेके अपने आप को इम्प्रूव करेगा, क्या सपोज किसी कंपनी के लिए प्रॉफिट बनाना एम है या फिर उसे वर्ल्ड वाइड फेम कमाना एम है, तो किस तरीके से नेटवर्क कुछ काम करता है वो हम डिसाइड करते हैं हाइपर पैरामीटर की मदद से। तो एक बार पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स का डिफरेंस क्लियरली समझते हैं। अगर आपके पास थ्योरी में क्वेश्चन आए आपके एग्जाम्स में, आप उसमें भी ये डिफरेंस लिख सकते हैं। तो पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली लर्न किए जाते हैं, मॉडल खुद से ट्रेनिंग के टाइम पे लर्न करता है। मॉडल मतलब न्यूरल नेटवर्क खुद से जब ट्रेन होता है, जब बैक प्रोपगेशन और फॉरवर्ड प्रोपगेशन का पूरा प्रोसेस होता है, तो जब आप एरर्स करेक्ट कर रहे हो और ट्रेनिंग के टाइम पे भी पैरामीटर्स की वैल्यू को न्यूरल नेटवर्क खुद से समझता है और उन्हें ट्वीक करता है। जबकि हाइपर पैरामीटर न्यूरल नेटवर्क खुद से लर्न नहीं करता, हाइपर पैरामीटर्स ह्यूमंस चूज करते हैं और वो ट्रेनिंग के टाइम पे चूज नहीं करते, वो ट्रेनिंग से पहले ही चूज करते हैं। तो पैरामीटर्स को ट्रेनिंग के टाइम पे न्यूरल नेटवर्क लर्न करता है, हाइपर पैरामीटर्स को ह्यूमंस डिसाइड करते हैं ट्रेनिंग से पहले। अब इनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। पैरामीटर्स हो गए जैसे वेट्स, जो जिन वेट से न्यूरॉन अपने इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है, और इसी तरीके से बायस वैल्यूज जो होती हैं हर न्यूरॉन पे, वो भी पैरामीटर्स हैं, क्योंकि यही दो वैल्यूज हैं जो ट्रेनिंग के टाइम पे इंप्रूव या डिसाइड की जाती है न्यूरल नेटवर्क के द्वारा। और हाइपर पैरामीटर्स क्या हो गए कि हिडन लेयर्स कितनी होंगी, हर हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे, कितनी बार आप ट्रेनिंग करेंगे और कितने साइज का डेटा सेट आप एक बार में नेटवर्क को शो करेंगे उसकी ट्रेनिंग के लिए। तो ये सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं। अब पर्पस क्या है? पैरामीटर्स का पर्पस है कि जो डेटा हम यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, या फिर जो न्यूरल नेटवर्क हम ट्रेन कर रहे हैं, वो डेटा में से पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स समझे। जबकि हाइपर पैरामीटर्स का पर्पस है कि वो किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके लर्निंग प्रोसेस का तरीका क्या होगा, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, वो डिसाइड करे। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट को
घर में एक बच्चा है, उसे पढ़ाई करनी है, तो वो कौन से रूम में बैठ के पढ़ेगा, वो कौन सी टेबल से पढ़ेगा, या फिर वो दिन में पढ़ेगा या रात को पढ़ेगा, ये सब जनरली वो स्टूडेंट पढ़ने से पहले ही डिसाइड कर लेता है। और पढ़ाई करते टाइम उसको क्या इंप्रूवमेंट करनी है कि वो उसे कितना सिलेबस आता है, कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कौन से नहीं। ओके, तो इसे आप रेस्टोरेंट में, जो आप रियल लाइफ से भी इक्वेट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट की एनालॉजी से समझिए कि जब भी अगर कोई नया रेस्टोरेंट ओपन होता है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं। अब वो क्रिटिकल डिसीजंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आप अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग से पहले ही डिसाइड करते हैं, जैसे कि आपका रेस्टोरेंट कौन सी लोकेशन में होगा, वो क्या, उसका क्या लेआउट होगा, किस साइड में किचन होगा, किस साइड में कस्टमर टेबल्स होंगी। फिर आप डिसाइड करते हैं कि पूरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए आपका क्या बजट है, क्या आप स्टाफ हायर करेंगे या खुद से ही पूरा रेस्टोरेंट संभालेंगे, और अगर हायर भी करेंगे तो कितने स्टाफ मेंबर्स को हायर करेंगे। उसके साथ साथ रेस्टोरेंट का मेन्यू क्या है, क्या ऑफर करेंगे, किस प्राइस पे ऑफर करेंगे, और उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें रेस्टोरेंट ओपनिंग से पहले ही आप डिसाइड कर लेते हैं। जब आप रेस्टोरेंट रन करने लग जाते हैं तब आप अलग तरीके के डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि अगर कोई सपोज इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं है, आज अगर अनियंस अवेलेबल नहीं है तो आज क्या चेंज करना है मेन्यू में, या फिर अगर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्टोरेंट ओपन करना है या नहीं करना। ठीक है, तो जो डिसीजंस आप रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले ही लेते हैं वो हाइपर पैरामीटर्स हो गए, और जो डिसीजंस आप रेस्टोरेंट रन करते टाइम ले रहे हैं, जैसे अगर सर्विस क्वालिटी कस्टमर्स को अच्छी नहीं लग रही, उनके फीडबैक के बेसिस पे क्वालिटी को, सर्विस को इंप्रूव करना, रेसिपीज को चेंज करना, कितना आप स्टॉक रख रहे हैं वेजिटेबल्स का उसे एडजस्ट करना, ये सारे डिसीजंस तब होंगे जब आप एक्चुअली रेस्टोरेंट में आ गए हैं, ओपन कर लिया है और अब रन कर रहे हैं। तो ये पैरामीटर्स की तरह है। ओके, तो अब एक एक करके देखते हैं कि हमारे हाइपर पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं और उन्हें कैसे हम चेंज कर सकते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है किसी भी न्यूरल नेटवर्क पे। तो हिडन लेयर्स का मतलब है कि किसी भी न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में कितनी लेयर्स होंगी, और ये नंबर ऑफ हिडन लेयर्स क्या डिटरमाइन करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं या कितनी कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम सॉल्व करवा सकते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि ज्यादा हिडन लेयर्स मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स न्यूरल नेटवर्क सॉल्व कर पाता है। तो इसे अगर हम रियल लाइफ से समझें तो अगर आपके पास एक कंपनी है, उस कंपनी में कितने अलग अलग मैनेजमेंट लेवल्स हैं, कितने अलग अलग लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं, कितने लेवल्स की पोजीशन है, वो नंबर ऑफ हिडन लेयर्स से इक्विवेलेंट होती है। तो इसका क्या मतलब है, सपोज आपके पास एक स्मॉल कंपनी है या एक स्मॉल शॉप है स्टेशनरी की, उस शॉप में अगर एक ओनर है और सपोज उसका एक असिस्टेंट है या एक हेल्पर है, तो ये ओनर ही ऑलमोस्ट सारी चीजें मैनेज कर रहा है कि कंपनी में सामान या उसकी शॉप में सामान कब आएगा, कितना आएगा, पैसे रिसीव करना कस्टमर से, प्रोडक्ट्स देना कस्टमर को, हेल्पर छोटे मोटे कामों में उस ओनर की हेल्प कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम एक बड़ी कंपनी देखें या फिर एक लार्ज यूनिट देखें, शॉपिंग यूनिट, एक मॉल देखें, तो उसमें लेवल्स होते हैं। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे फैकल्टी मेंबर्स हैं, फिर एचओडीज आते हैं, फिर डीन है, फिर उसके ऊपर प्रेसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो लेवल्स मतलब कितनी डिफरेंट लेवल की पोजीशंस है, कितनी अथॉरिटी लेवल्स हैं। जैसे एक कंपनी में सीईओ टॉप लेवल हो गया, फिर मैनेजर्स आएंगे, मैनेजर्स के अंडर अलग अलग टीम्स के लीडर आते हैं और फिर हर टीम के एम्प्लॉयज आते हैं। तो हिडन लेयर्स को आप इस तरीके से समझिए कि जितने डिफरेंट और जितने ज्यादा मैनेजमेंट लेवल्स, इसका मतलब है न्यूरल नेटवर्क में भी हम उतनी ही हिडन लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी भी न्यूरल नेटवर्क में बहुत ही कम लेयर्स हैं, है ना, यानी एक लेयर है, दो लेयर है इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में, तो आप
उस न्यूरल नेटवर्क से ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा सकते। तो एक छोटी सी शॉप का एग्जांपल देखिए, अगर एक ही ओनर है और एक उसका हेल्पर है, तो वो जो कस्टमर्स उसके सामने उसकी शॉप पे आ रहे हैं वो उन्हें ही मैनेज करने में अपनी सारी जान लगाता है। इंटरनेशनल ऑर्डर्स, इंटरनेशनल ऑपरेशंस तो वो शायद मैनेज या सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतने मैनुअल रिसोर्सेज नहीं है, उसे खुद ही सब कुछ देखना है। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में आप कंपेयर करें कि अगर एक न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारी हिडन लेयर्स हैं, बहुत ज्यादा, जिनका यूज भी नहीं है, जितना रिक्वायर्ड भी नहीं है। जैसे एक शॉप में, छोटी स्टेशनरी शॉप में अगर आप 20 लोग रख लें, 20 हेल्पर्स रख लें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपस में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन से कस्टमर से किसे डील करना है। आपस में कम्युनिकेशन भी क्लियर नहीं होगी कि एक ने दूसरे को ऑर्डर दिया और दूसरा बंदे को पता ही नहीं है कि कहाँ से वो फेच करना है। उसने किसी तीसरे बंदे से पूछा, उसने वापस से ओनर से पूछा, तो बहुत क्लैरिटी नहीं है ऐसे सेटअप में और डिसीजन लेना या काम करना बहुत स्लो हो जाता है। तो हिडन लेयर्स को जब आप न्यूरल नेटवर्क में डिसाइड करते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आप हिडन लेयर्स बढ़ाएंगे, आपका न्यूरल नेटवर्क ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लेकिन अगर आप हिडन लेयर्स बहुत ज्यादा कर देंगे तो वो ओवर फिटिंग हो जाएगी। ओवर फिटिंग का मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग डेटा को याद कर लेगा और अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट टेस्टिंग डेटा आया तो वो उस पर फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने रट लिया है या फिर मेमोराइज कर लिया है ट्रेनिंग डेटा को और उसके आंसर्स को या लेबल्स को। तो हिडन लेयर्स पहला हाइपर पैरामीटर है। दूसरा हाइपर पैरामीटर है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पर हिडन लेयर। अब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हर हिडन लेयर में अफेक्ट करते हैं कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर नेटवर्क में लर्निंग होगी। अब देखिए, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि कितने मैनेजमेंट लेवल्स हैं, पर हर लेवल पे कितने लोग हैं वो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पर लेयर की एनालॉजी है। मतलब आप इसे हर लेवल पे कितने लोग काम करेंगे, कितने टीम लीडर्स होंगे या उनके ऊपर कितने मैनेजर्स होंगे, हर टीम में कितने एम्प्लॉयज होंगे, ये डिसाइड करना सिमिलर है ये डिसाइड करने से कि हर हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, तो अब अगर सपोज दो नेटवर्क हैं आपके पास, ये आपकी इनपुट लेयर है, ये आपकी हिडन लेयर है, और इस हिडन लेयर में 2 न्यूरॉन्स है और फिर आपकी आउटपुट लेयर आती है 1 न्यूरॉन की। अब यहाँ पे भी एक हिडन लेयर है और अब ये जो मैं नया नेटवर्क बना रही हूँ उसमें भी मैं एक ही हिडन लेयर बनाऊंगी, लेकिन इस हिडन लेयर में 3 न्यूरॉन्स आ गए। तो ये दोनों नेटवर्क्स में नंबर ऑफ हिडन लेयर्स तो सेम है, यानी आप इसे ऐसे समझिए कि फैकल्टी मेंबर है और एचओडी है और फिर प्रेसिडेंट है, लेकिन फैकल्टी मेंबर्स के कितने एचओडीज हैं वो, या फैकल्टी मेंबर्स के ऊपर जो एचओडीज हैं वो कितने डीन्स को रिपोर्ट करते हैं, तो वो डिसाइड हो रहा है नंबर से, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट ईच मैनेजमेंट लेवल। इन दोनों नेटवर्क्स में हिडन लेयर सेम है पर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स उस एक हिडन लेयर में डिफरेंट है। इसमें 3 न्यूरॉन्स हैं, इसमें 2 न्यूरॉन्स हैं हिडन लेयर में, तो इनकी आउटपुट या परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी। तो जब किसी भी हिडन लेयर में ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है उस नेटवर्क में, यानी ज्यादा लर्निंग कैपेसिटी है। अब आप इसे इस तरीके से समझिए, सपोज एक डिपार्टमेंट में 2 ही टीचर्स हैं और अगर दोनों टीचर्स एब्सेंट हो जाती हैं तो फिर दोनों क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगी जो वो क्लासेस ले रही थी। लेकिन अगर सपोज 4 टीचर्स हैं तो 2 भी अगर एब्सेंट हो जाती हैं या 2 भी अगर किसी का और काम में बिजी हो जाती हैं, तो जो रिमेनिंग 2 टीचर्स हैं वो एब्सेंटीज की पोजीशन फिलअप कर सकती हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, लेकिन बहुत ज्यादा न्यूरॉन से भी ओवरफिटिंग का रिस्क रहता है। तो आप इसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट ईच लेवल यानी स्टाफिंग वाले कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। तो अगर एक छोटी शॉप में 100 एम्प्लॉइज है तो उन एम्प्लॉइज को हायर करने की कॉस्ट बढ़ेगी और बहुत इनएफिशिएंसी हो सकती है। कुछ एम्प्लॉइज खाली भी बैठ सकते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है, इतना काम ही नहीं है। अगर आपने 10 लोगों को हायर कर लिया अपनी शॉप में लेकिन 2 ही कस्टमर आ रहे हैं रोज, तो कॉस्ट की भी वेस्टेज है और इनएफिशिएंसी है। मतलब कुछ काम
हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। और ओवरफिटिंग, न्यूरल नेटवर्क में जब ज्यादा जरूरत से ज्यादा आप हिडन लेयर्स में न्यूरॉन्स ऐड कर देते हैं तो उससे ओवरफिटिंग भी होती है। और इसी का ही अगर मैं कंपैरिजन करूं कि अगर एक शॉप में हमने बहुत कम एम्प्लॉयज रखे हैं तो कस्टमर्स को ठीक से सर्व ही नहीं किया जा रहा, कस्टमर्स वेट करते रह रहे हैं और उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि इतनी सर्विस स्लो है। और यहाँ पे अंडर फिटिंग होती है। अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात करें, अंडर फिटिंग मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट, सारे पैटर्न्स न्यूरल नेटवर्क ने सही से समझे ही नहीं, क्योंकि उसके पास इतने न्यूरॉन्स ही नहीं थे कि वो हर अलग तरीके के डेटा को समझ के पूरे डेटा सेट को अच्छे से समझ पाए। तो ये था दूसरा हाइपर पैरामीटर। तीसरा हाइपर पैरामीटर आता है बैच साइज। अब बैच साइज का मतलब है कि जब आप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हैं तो कितने ट्रेनिंग डेटा या कितने ट्रेनिंग सैंपल्स को आप एक बार में यूज करेंगे वेट्स को अपडेट करने के लिए। इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट है तो उस रेस्टोरेंट में आप कितने लोगों को एक बार में अंदर एंट्री अलाउ करेंगे, कितने लोगों को सर्व करेंगे। तो अगर आपके रेस्टोरेंट में एक छोटा बैच साइज है, यानी एक बार में आप मैक्सिमम 10 कस्टमर्स ही सर्व करते हैं, तो आप आसानी से उन्हें सर्व कर पाएंगे, बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आप कहीं पे बिजी हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट को या किसी और वेटर को अपना काम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम नहीं है, जितने कस्टमर्स हैं उतनी ही आपके पास मैन पावर भी है। और आपको इमीडिएट फीडबैक मिलेगा, हर कस्टमर से आप फीडबैक, कैसा खाना है, कैसी सर्विस है, आप कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत तसल्ली से उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसेस बहुत स्लो है, क्योंकि अगर 10-10 कस्टमर करके ही आप अपने रेस्टोरेंट में बुलाने लगे तो बाहर वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी और कुछ कस्टमर्स वापस भी जा सकते हैं। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि आपने अपनी शॉप में एक साथ 100 लोगों को बुला लिया, तो 100 लोगों को आप एक साथ सर्व तो कर पाएंगे, लेकिन जनरली पर्सनलाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर कोई कस्टमर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आज हमारी मदर का बर्थडे है, तो आप क्या ये एडिशनल चीज हमारे लिए प्रेजेंट कर सकते हैं, या इस पे पर्सनलाइज्ड उनका नाम लिख सकते हैं या नहीं, तो आप ऐसी रिक्वेस्ट को कम रिजॉल्व केटर कर पाएंगे। और आप फीडबैक भी इस केस में स्लो होगा, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर से आप एक साथ डील कर रहे हैं। तो अगर इसे न्यूरल नेटवर्क के उसमें देखें, कॉन्सेप्ट में न्यूरल नेटवर्क के रिस्पेक्ट में देखें, तो न्यूरल नेटवर्क में जब आप एक स्मॉल बैच साइज यूज करते हो, मतलब आपका डेटा सेट तो लाखों रोज का हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आप कुछ 50, 100, 1000 रोज ही एक बार में दे रहे हो, तो यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क अच्छे से लर्न करता है। लेकिन अगर आप हर डेटा पॉइंट के लिए अपने आप को एडजस्ट करने लगे तो आप फाइनली एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे। इसे इस तरीके से समझिए कि अगर फैमिली का हेड हर फैमिली मेंबर की बात सुनने लगे और हर बार अपना डिसीजन उसके अकॉर्डिंग चेंज करने लगे, तो सही डिसीजन शायद ना हो पाए। लेकिन अगर उसकी जगह आप न्यूरल नेटवर्क में एक लार्ज बैच साइज यूज करते हो, तो स्लोली एंड स्लोली नेटवर्क लर्न करेगा। मतलब अगर आप उसे 2000, 5000 या 10,000 सैंपल्स एक साथ दे देते हो कि इस पे ट्रेनिंग करो, इसको समझो, इनके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करो, तो वो स्टेबल लर्निंग होगी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पैटर्न्स किस तरीके से हैं, उसके बेसिस पे न्यूरल नेटवर्क समझेगा कि डेटा को किस तरीके से हैंडल करना है, और ये लर्निंग स्टेबल रहेगी। तो दोनों के ही अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं किसी भी हाइपर पैरामीटर को चूज करने के, कि आपको फास्टर लर्निंग चाहिए या आप चाहते हो कि स्लो लर्निंग हो या वो स्टेबल रहे। क्या आप चाहते हो हर डेटा पॉइंट, हर डेटा सैंपल के अकॉर्डिंग न्यूरल नेटवर्क अपने आप को एडजस्ट करे, या फिर कि आप जनरल ओवरव्यू चाहते हो जो कि डेटा सेट से मिले और न्यूरल नेटवर्क उसे एडजस्ट करे। ठीक है, तो ये था थर्ड हमारा हाइपर पैरामीटर। फोर्थ हाइपर पैरामीटर आता है एक्टिवेशन फंक्शंस। एक्टिवेशन फंक्शंस को हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था मैंने पिछली वीडियो में, जिसमें हमने न्यूरल नेटवर्क के बारे में समझा था। तो
तो एक्टिवेशन फंक्शन को आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि एम्प्लॉइज किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं। तो किसी भी सिचुएशन में कोई एम्प्लॉय किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये सिमिलर है एक एक्टिवेशन फंक्शन के। क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी न्यूरॉन में जब कोई इनपुट आता है, इनपुट अगर x है तो ये न्यूरॉन इस इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा वेट से, बायस को ऐड करेगा और जनरली इस पे एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाएगा। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है कि जिस तरीके का इनपुट है उसी तरीके का आउटपुट होना चाहिए। अगर इनपुट नेगेटिव है तो ReLU जैसा फंक्शन आउटपुट को 0 कर देगा, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो ReLU जैसा फंक्शन उस इनपुट को एज इट इज बाहर दे देगा। तो बेसिकली अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शंस डिसाइड करते हैं कि न्यूरॉन हर सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करेगा। जैसे अगर सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है तो अगर सिग्मॉइड जैसा कोई एम्प्लॉय है आपके पास तो वो एक लिमिटेड रेंज में काम करेगा। मतलब इस एम्प्लॉय को आप इस तरीके से समझिए कि मैं तो सिर्फ कोडिंग करूंगा, मेरा काम नहीं है SQL क्वेरीज रन करना या फिर बैक एंड देखना, या फिर मैं सिर्फ फ्रंट एंड का काम करूंगा। तो यहाँ पे जब सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन आप यूज कर रहे हो तो आउटपुट जनरली टाइम टेकिंग होता है, डिसीजंस थोड़े स्लो होते हैं। और इसी की जगह आप ReLU जैसा एम्प्लॉय, ReLU जैसा एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हो तो उस केस में आपकी लर्निंग, आपका काम फास्ट होता है, ज्यादा एफिशिएंट होता है और यहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं की जाती अननेसेसरी टास्क पे। मतलब जिस तरीके से ReLU नेगेटिव इनपुट्स को डायरेक्टली 0 डाउन कर देता है, ये हमने जब एक्टिवेशन फंक्शंस की डिटेल्ड वीडियो देखी थी, जस्ट प्रीवियस वीडियो, उसमें भी पढ़ा था। आप ReLU और सिग्मॉइड और अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शंस को डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। तो ReLU जैसा एम्प्लॉय क्या करेगा कि जो नेगेटिव काम है, जो गॉसिप है, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा और डायरेक्टली पॉजिटिव कामों पे अपनी एनर्जी लगाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास सॉफ्टमैक्स जैसा एक्टिवेशन फंक्शन है तो वो क्लासिफिकेशन टास्क को आउटपुट में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी की तरह रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर 2 क्लासेस हैं, क्लास कैट और क्लास डॉग, तो फिर प्रोबेबिलिटी 0 और 1 हो जाएगी। अगर 4 क्लासेस हैं तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 की रेंज में कन्वर्ट करेगा और आउटपुट देगा सॉफ्टमैक्स फंक्शन। इसी तरीके से अगर tanh एक्टिवेशन फंक्शन है तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच देता है, -1 से 1 के बीच में आउटपुट देता है जो कि सेंटर्ड होते हैं 0 पे। तो एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं उनका क्या बिहेवियर, उनका क्या वर्किंग स्टाइल है वो डिक्टेट करता है। और अलग अलग स्टाइल्स के लोग अलग अलग तरीके से काम करके अलग अलग लेवल्स की परफॉर्मेंस देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या आपको अग्रेसिव एम्प्लॉइज चाहिए जो बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर भाग के काम कर सके, या आपको हार्ड स्लो वर्किंग लेकिन परफेक्ट वर्किंग एम्प्लॉइज चाहिए। तो हर सिचुएशन में उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क से भी आपको क्या काम करवाना है, आप उसके बेसिस पे एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइपर पैरामीटर आता है लर्निंग रेट। अब लर्निंग रेट आपका स्पीड कंट्रोल जैसा है कि जिस तरीके से एक व्हीकल में आप स्पीड कंट्रोल करके रखते हैं, कितनी फास्ट मूव करना है, कितना स्लो मूव करना है, ये आप डिसाइड करते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क में भी डिसाइड करते हैं कि कितनी जल्दी या कितनी स्लो न्यूरल नेटवर्क लर्न करेगा, अपने आप को ऑप्टिमाइज करेगा या इंप्रूव करेगा। तो लर्निंग रेट इस पर्टिकुलर सिंबल जो n की तरह लिखा जाता है उससे कंट्रोल किया जाता है और ये डिसाइड करता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे कितने स्मॉल या कितने बिग स्टेप्स न्यूरल नेटवर्क लेगा। जैसे सपोज आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं तो पहाड़ में ऊपर चढ़ते टाइम आप स्लो स्लो स्टेप्स लेते हैं, धीरे धीरे चढ़ते हैं क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। और जब नीचे आना होता है आप बहुत क्विकली आते हैं और कई बार बड़े बड़े स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं क्योंकि ग्रेविटी भी आपको नीचे पुल कर रही है और आप उसी डायरेक्शन में इजी तरीके से मूव कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास न्यूरल नेटवर्क का लर्निंग रेट होता है। अगर लर्निंग रेट की वैल्यू हमने बहुत छोटी कर दी तो नेटवर्क को ट्रेन करने में बहुत टाइम लगेगा,
बहुत स्लो हो जाएगा पूरा प्रोसेस, और हो सकता है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कभी पहुंच ही ना पाए। और अगर हमने बहुत लार्ज कर दी ट्रेनिंग के टाइम पे लर्निंग रेट, तो ट्रेनिंग अनस्टेबल हो जाती है और टारगेट के ऊपर अबव ओवर ड्यू होके, यानी टारगेट को मिस कर देता है न्यूरल नेटवर्क और किसी एक ऑप्टिमल वैल्यू पे कन्वर्ज नहीं कर पाता। तो इसका क्या मतलब है कि सपोज आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप एक दिन में एक पेज ही पढ़ेंगे तो बहुत स्लो आप लर्न कर रहे हैं और आप सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर लार्ज है, एक दिन में आप पूरी की पूरी बुक याद कर रहे हैं या रट रहे हैं या फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स में बहुत ही जंबल अप या कंफ्यूजन हो जाएगी, और इसके बाद आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट में कौन सा पॉइंट था, कौन सा कॉन्सेप्ट किससे रिलेट हो रहा है और कैसे ये रिलेट हो रहा है। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि लर्निंग किस स्पीड पे हो रही है, उस स्पीड पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी होती है ताकि हम करेक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक भी पहुंच जाए और उस ड्यूरेशन में, उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचने में हमारी लर्निंग भी सही हो। तो यानी सिलेबस भी पूरा हो जाए, इतनी सही स्पीड पे पढ़ो, लेकिन इतनी भी फास्ट मत सिलेबस करो कि आपको कुछ समझ ही ना आए। ओके, तो अगर आप इसी को रियल लाइफ में, बिजनेस में कितनी फास्ट या कितनी स्लो आप मनी इन्वेस्ट करते हैं, रिसोर्सेज पुट इन करते हैं, उस एनालॉजी से समझे, तो अगर आप बहुत धीरे धीरे पैसा लगा रहे हैं अपने बिजनेस में तो आपकी ग्रोथ भी स्लो होगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक साथ पैसा लगा रहे हैं तो आपके फेलियर का रिस्क ज्यादा बड़ा होगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि सही एक बैलेंस्ड अप्रोच, कब इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कब होल्ड बैक करना है। ओके, नेक्स्ट हाइपर पैरामीटर है, आई थिंक ये 5th हाइपर पैरामीटर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने हाइपर पैरामीटर्स अभी तक हमने कर लिए। तो ये है ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम का मतलब है कि आपकी जो कंपनी है वो क्या मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अपनाएगी। तो बेसिकली मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से आप इस तरीके से समझिए कि क्या आपके जो लीडर्स हैं वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में विश्वास रखते हैं कि जहां पे हायरार्की है, हर डिसीजन को हर लेवल पे अप्रूवल मांगता है, और मतलब बेसिकली आपको एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर फॉलो करना है, या फिर आपके पास एक न्यूअर यानी एक मॉडर्न मैनेजमेंट है जो कि थोड़ी स्मार्ट है, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट गलतियों से फास्टर डिसीजन भी लेती है, गलतियां सुधारती भी है। या फिर हो सकता है आपके पास एक ऐसी मैनेजमेंट हो जो फ्रीक्वेंटली अपने ऑपरेशंस या अपने स्टाइल को बदलती है ताकि वो चेंजिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर पाए। तो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम बेसिकली डिसाइड करता है कि कंपनी कैसे ओवर द टाइम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगी। तो अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स जो न्यूरल नेटवर्क में हम यूज कर सकते हैं वो है ग्रेडियंट डिसेंट, दूसरा है स्केल्ड ग्रेडियंट कॉन्जुगेट, और तीसरा है एडम। एडम और ये ग्रेडियंट डिसेंट ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं और उनमें से भी सबसे पॉपुलर ग्रेडियंट डिसेंट है। ग्रेडियंट मतलब स्लोप, डिसेंट मतलब नीचे जाना। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, उस डायरेक्शन में मूव करता है जहां पे स्लोप सबसे कम है। बेसिकली जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, पर अभी आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप अपनी न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे। क्या आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेंगे, क्या आप न्यूरल नेटवर्क को अडेप्टेबल बनाएंगे, फास्टर डिसीजन मेकिंग करेंगे या फास्टर रिस्पॉन्स टाइम पे एम करेंगे, वो आपकी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। तो बेसिकली सिलेबस पूरा करना है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हमें, हमारी स्ट्रैटेजी है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना ताकि हम पास हो जाएं, या फिर हमारी स्ट्रैटेजी है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट समझना ताकि हमें जिंदगी भर वो काम आए। तो किस तरीके से आप अपने गोल तक पहुंच रहे हैं और उसके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो
तरीका है वो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो हो गया आपका गोल। आपका गोल क्या है? आपका गोल है एग्जाम को पास करना, या फिर आपका गोल है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग उस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अब अगर आपका गोल है एग्जाम को पास करना, तो एग्जाम को पास करने के भी बड़े तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप चीटिंग वाला तरीका अपनाएं जो कि गलत है, हो सकता है आप हार्ड वर्क करके एग्जाम को पास करना चाहे, या फिर आप हो सकता है स्मार्ट वर्क करके यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के चले जाएं और एग्जाम को पास कर दें। तो ये जो तरीके हैं अपने गोल तक पहुंचने के, वो है ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। अब ये ध्यान में रखना है कि गोल एक अलग क्राइटेरिया है, एक अलग हाइपर पैरामीटर है, और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम गोल तक पहुंचने का तरीका एक अलग हाइपर पैरामीटर है। ओके, तो इपॉक्स क्या होती हैं? अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको एग्जाम में अपीयर होना है और आपका गोल है कि एग्जाम पास करना है, तो कितनी बार आप सिलेबस को रिवाइज करोगे या पढ़ोगे, कितनी बार एक न्यूरल नेटवर्क में पूरे डेटा को आप रिव्यू करोगे या यूज करोगे ट्रेनिंग के लिए, वो इपॉक्स बताता है। तो अगर आप एक कंपनी में हैं और आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना चाहते हैं, तो इपॉक्स को आप नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप अपने एम्प्लॉयज को एक ही ट्रेनिंग सेशन देते हैं, तो उन्हें एक बार में कुछ कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ ही जाएंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने सेम एम्प्लॉयज को 10 बार ट्रेन करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। पर अगर सेम एम्प्लॉयज को आप बार बार 100 बार ट्रेन करने लगे, तो एम्प्लॉयज को भी याद हो जाएगा कि अब ये नेक्स्ट लाइन बंदा क्या बोलेगा, क्या ट्रेनर हमसे नेक्स्ट करवाएगा, और वो उसी तरीके से फिर उस पैटर्न में फिट हो जाते हैं। वो सोचते नहीं हैं, वो फिर रट्टे तोते की तरह या फिर एक रोबोट की तरह सेम ही काम करते हैं बार बार। तो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप ओवर फिट कर रहे हो अपने न्यूरल नेटवर्क को। वो याद कर लेता है कि एग्जैक्टली ये आंसर्स हैं इन सारे क्वेश्चंस के जो ट्रेनर पूछेगा, तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस नया क्वेश्चन आ गया, तो आप तो सोच ही नहीं रहे हैं, आपका तो आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम न्यूरल नेटवर्क को बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं, यानी बार बार ट्रेनिंग करते हैं, उसको बार बार सेम डेटा पे पैटर्न्स लर्न करने को कहते हैं, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपका ओवर फिटिंग हो जाती है, ओवर ट्रेनिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत कम टाइम ट्रेनिंग करोगे, एक बार आपने ट्रेनिंग दी और आपको लगा कि न्यूरल नेटवर्क तो परफेक्ट बन गया है, ऐसा भी नहीं होगा। बहुत कम ट्रेनिंग यानी अंडर ट्रेनिंग हो गई, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग यानी ओवर ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है आप अपने न्यूरल नेटवर्क को कितना ट्रेन करोगे, कितनी बार ट्रेन करोगे। ओके, अब आते हैं ड्रॉप आउट पे। ओके, तो ड्रॉप आउट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसे आप एम्प्लॉयज की लीव की तरह समझिए। देखो, लीव की बात आती है तो सब खुश हो जाते हैं। इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क में जब हम कुछ न्यूरॉन्स को टेम्परेरीली रेस्ट देते हैं, उन्हें कहते हैं कि इस बार आपकी जरूरत अभी नहीं है, अभी हम आपको टेम्परेरीली डेड कर रहे हैं या टेम्परेरीली रिमूव कर रहे हैं। जैसे कुछ एम्प्लॉयज को कंपनी में बेंच पे बिठाया जाता है, राइट? अगर आपके फैमिली में कोई भी इंजीनियर है या आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा कि बेंच पे बैठना क्या होता है। सो कंपनी में बेंच पे बैठने का मतलब है कि टेम्परेरीली आप कंपनी का पार्ट तो हो, लेकिन अभी आपकी सर्विसेज हमें नहीं चाहिए, अभी हमारे पास और लोग हैं काम करने के लिए, जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपको बुला लिया जाएगा। यानी एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह आप भी इसे क्रिकेट में समझ सकते हैं, है ना? तो एम्प्लॉय की लीव पॉलिसी को आप ड्रॉप आउट से रिलेट करिए। जब हम टेम्परेरीली न्यूरल नेटवर्क से कुछ न्यूरॉन्स को रिमूव कर देते हैं, यानी फिजिकली हम स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहे, अगर हमने एक लेयर में 10 न्यूरॉन्स रखे हैं तो वो 10 ही रहेंगे, लेकिन उन 10 में से हम टेम्परेरीली 2 को बोल देते हैं कि अभी आप काम मत करो, अभी रिमेनिंग 8 काम करेंगे, तो उसे आप ड्रॉप आउट कहते हो। तो ड्रॉप आउट में टेम्परेरीली शट डाउन किया जाता है कुछ न्यूरॉन्स को न्यूरल नेटवर्क में से। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अभी उस टाइम पे हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है। अब जब आप ड्रॉप आउट इंश्योर करते हो या ड्रॉप आउट इंप्लीमेंट करते हो, तो आपका नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग बनता है। क्यों? देखो, अगर 10 जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने 8 लोगों में या 5 लोगों में डिवाइड कर दी, तो हर
एम्प्लॉय पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और हर एम्प्लॉय अलग अलग तरीके के काम कर सकता है। तो इवन इफ अगर ऐसी फ्यूचर में सिचुएशन आती है कि 5 एम्प्लॉयज छुट्टी पे गए हैं तो रिमेनिंग हाफ टीम आपकी कंपनी को रन करने में सक्षम है, वो कंपनी को आगे बढ़ा सकती है, पूरा काम स्लो डाउन या शट डाउन नहीं होगा। तो ओवरऑल टीम की इंप्रूवमेंट के लिए या न्यूरल नेटवर्क को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ये जरूरी होता है, ताकि ये हम इंश्योर कर सके कि किसी एक या दो या स्पेसिफिक न्यूरॉन्स पे डिपेंडेंसी ना रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में सिर्फ एक या दो स्पेशलाइज्ड लोग ना हो, सारे लोगों को मेजॉरिटी ऑफ काम करने आने चाहिए ताकि वर्स्ट केस में वो हैंडल कर सके, तो वही आप ड्रॉप आउट की पॉलिसी यूज करते हो। टाइम टू टाइम न्यूरल नेटवर्क में भी आप कुछ न्यूरॉन्स को डेड करते हो या आप उन्हें ड्रॉप कर देते हो उस टाइम के लिए, ताकि ओवरफिटिंग ना हो। बहुत ज्यादा न्यूरॉन से हमारी ओवरफिटिंग हो रही थी, राइट, और अंडर फिटिंग भी ना हो, यानी कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स ओवर ट्रेन ना हो जाए, सबको लर्न करने का इक्वल मौका मिले। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और आउटपुट, कई बार देखा गया है कि आउटपुट को इंप्रूव भी करता है, क्योंकि जब आप न्यूरॉन्स टेम्परेरी कम कर रहे हो, एक्टिव न्यूरॉन्स कम कर रहे हो, तो ओवरफिटिंग के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लॉस फंक्शन। अब देखिए, 2 स्लाइड पहले मैंने आपको बताया था कि गोल अलग है और गोल तक पहुंचने का तरीका अलग हाइपर पैरामीटर है। तो अगर आपका गोल है एग्जाम पास करना, तो उस तक पहुंचने का तरीके अलग होंगे, और अगर आपका गोल है लर्न करना, समझना चीजों को ताकि आप लाइफ लॉन्ग रिटेन कर पाओ, तो फिर वो गोल अलग है, वो उस तक पहुंचने की स्ट्रैटेजी अलग होगी। इसी तरीके से लॉस फंक्शन ये डिसाइड करता है कि एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क का एम क्या है, वो कौन सी चीज को ऑप्टिमाइज करना चाह रहा है। क्या कोई कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाह रही है या कोई कंपनी बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना चाह रही है, तो वो कम प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर लेगी, लेकिन कस्टमर्स को कभी गलत प्रोडक्ट नहीं देगी। या फिर कोई कंपनी मार्केट में अपना दबदबा बनाना चाह रही है। तो लॉस फंक्शन आप बेसिकली इस तरीके से समझिए कि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके लिए सक्सेस क्या है, आपके लिए आपका गोल क्या है, आपको कहां तक पहुंचना है। तो अलग अलग लॉस फंक्शंस मतलब अलग अलग बिजनेस गोल्स। तो कंपनी की परफॉर्मेंस किस डायरेक्शन में होगी, कौन से चीज को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, कौन सा वैल्यू, कौन सा पैरामीटर हम ऑप्टिमाइज करेंगे, वो एक कंपनी के किस पे डिपेंड करता है, गोल पे, है ना। इसी तरीके से किसी भी न्यूरल नेटवर्क का अगर पर्पस है कि गोल आपका है कि एरर को मिनिमाइज करना, यानी कम से कम मिस क्लासिफिकेशंस हो, तो उस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम चूज किया जाएगा। लेकिन अगर गोल है फास्टर ट्रेनिंग, तो एक फास्टर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम चूज किया जाएगा। तो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम को आप ये समझिए कि ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम वो रास्ता है जिसे यूज करके आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। गोल क्या है, वो आपका लॉस फंक्शन हो गया, और कौन सा रास्ता आप लेंगे उस तक पहुंचने का, वो आपका ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम हो गया। अब लास्ट हमारा हाइपर पैरामीटर आता है रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन का मतलब है कि कंपनी में थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, यानी न्यूरल नेटवर्क में कुछ ऐसे रूल्स बनाना जो कि न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग को रिस्ट्रिक्ट करें, ताकि मॉडल सही तरीके से जनरल चीजों को लर्न करे और मेमोराइजेशन से बचे, यानी ओवरफिटिंग से बचे। तो रेगुलराइजेशन आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपके एम्प्लॉइज ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं या उनकी परफॉर्मेंस लो जा रही है, डिग्रेड हो रही है, तो आप कंपनी में स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं कि सब टाइम पे आएंगे और सब इस टाइम से इस टाइम पे लंच करेंगे, उसके अलावा बाहर नहीं जाएंगे, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो इतने टाइम में वो सॉल्व हो जानी चाहिए। अब जब आप स्ट्रिक्ट रूल्स या डिसिप्लिन रखते हो तो हर कोई अलर्ट मोड में रहता है, आपके बिजनेस के फेल होने के चांसेस कम रहते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के रिस्क से भी आप बच जाते हो। इसी तरीके से किसी भी न्यूरल नेटवर्क में जब आप रेगुलराइजेशन इंप्लीमेंट करते हो तो इसका मतलब है आप ये देख रहे हो
कि न्यूरॉन्स सही तरीके से काम करें, वो ओवरफिट ना हो। तो ओवरफिट ना करें न्यूरल नेटवर्क या न्यूरॉन्स, ये एम रहता है रेगुलराइजेशन इंप्लीमेंट करने का। तो अब इतने सारे हाइपर पैरामीटर्स देखे हमने, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि टोटल कितने हाइपर पैरामीटर्स आपको समझ में आए इसमें से। अब कैसे चूज करेंगे हाइपर पैरामीटर्स? देखिए, हाइपर पैरामीटर्स को चूज करना बहुत और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसी भी न्यूरल नेटवर्क में, जो एक डेवलपर को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर डेटा सेम है, यानी इनपुट आप सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हाइपर पैरामीटर को चेंज करने पे आपके रिजल्ट्स में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस दिखते हैं। अगर सेम डेटा के लिए आप 2 हिडन लेयर वाला न्यूरॉन यूज कर रहे हैं तो आउटपुट डिफरेंट होगा। सेम डेटा के लिए अगर आप 10 लेयर का न्यूरॉन यूज कर रहे हैं तो टाइम और आउटपुट में ड्रास्टिकली चेंज आएगा, जितने रिसोर्सेस चाहिए उसमें भी ड्रास्टिकली चेंज आएगा। तो अगर आप हाइपर पैरामीटर्स को सही नहीं चूज करते तो आपकी लर्निंग, ट्रेनिंग बहुत टाइम टेकिंग हो सकती है, स्लो हो सकती है, हो सकता है आपकी एक्यूरेसी कम हो जाए, यानी आउटपुट सही ना दे और डेटा पे ओवरफिट करने लगे न्यूरल नेटवर्क। लेकिन अगर आप सही तरीके से हाइपर पैरामीटर्स चूज करते हैं तो ट्रेनिंग आपकी फास्टर होती है और सही तरीके से होती है, ताकि आपके आउटपुट सही रहे और मॉडल एक जेनरिक मॉडल बने जो कि अलग अलग टेस्टिंग डेटा पे भी करेक्ट आउटपुट दे पाए। तो हाइपर पैरामीटर्स चूज करने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका है मैनुअल ट्रेनिंग। मैनुअल ट्रेनिंग का मतलब है कि इतने सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं तो आप एक एक करके अपनी इंट्यूशन या अपने गट फीलिंग या अपने एक्सपीरियंस से ये डिसाइड करें कि कितनी लेयर्स चाहिए, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन सही रहेगा, पिछली बार मैंने ये एक्टिवेशन यूज किया था तब तो ऐसा रिजल्ट आया था, या फिर मुझे कितनी फास्ट लर्निंग रेट रखना है या कितना स्लो रखना है। ये तो हो गया मैनुअली, यानी एक एक करके हिट एंड ट्रायल से चूज करना। दूसरा हो गया रैंडमली चूज करना, यानी आपको कोई नॉलेज अभी ज्यादा कुछ है नहीं, आप रैंडमली कुछ कुछ वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हो हाइपर पैरामीटर्स की सपोज 5 हिडन लेयर से स्टार्ट करते हैं और हर हिडन लेयर में 100 न्यूरॉन्स होंगे। तो ये रैंडम चॉइसेस के बेसिस पे जब आप ट्वीक करते हो, नेटवर्क को चेंज करते हो, तो उसे आप रैंडम सर्च कहते हो। हाइपर पैरामीटर को सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका है ये। तीसरा तरीका क्या है? ग्रिड सर्च। ग्रिड सर्च में बेसिकली आप एक मैट्रिक्स जैसी बनाते हो। मैट्रिक्स कैसी होती है? उसमें रोज एंड कॉलम्स में वैल्यूज होती हैं। तो हर हाइपर पैरामीटर के लिए जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं आप नोट डाउन करते हो मैट्रिक्स में, और हर एक के लिए आप देखते हो हर कॉम्बिनेशन में न्यूरल नेटवर्क कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसके बेसिस पे आप अपना डिसाइड करते हो नेटवर्क का स्ट्रक्चर और उसके हाइपर पैरामीटर्स। और लास्ट है वैलिडेशन टेस्टिंग। हाइपर पैरामीटर्स को अगर आप इस तरीके से चूज करते हो कि आप रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं उसके बेसिस पे हाइपर पैरामीटर डिसाइड करेंगे, तो वो वैलिडेशन टेस्टिंग का पार्ट होता है। तो बेसिकली की टेक अवे क्या है इस पूरी वीडियो का, कि हाइपर पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क लर्न करेगा। बहुत स्लो करेगा, बहुत फास्ट करेगा, एक दिन में सारा सिलेबस करेगा या धीरे धीरे सिलेबस करेगा। गोल क्या है? क्या पास होना गोल है, या फिर सिर्फ रटना गोल है, या फिर सिर्फ समझना गोल है? तो न्यूरल नेटवर्क क्या लर्न करेगा वो पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से लर्न करेगा वो हाइपर पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको हाइपर पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट कुछ तो समझ आया होगा। क्या बेस्ट हाइपर पैरामीटर आपको लगा, कौन सा सिंपलेस्ट लगा, और कौन से हाइपर पैरामीटर्स को आप न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग के टाइम पे सबसे पहले चेंज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।